हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार, यह एक ऐसा अधिकार है जो आम नागरिकों को शक्तिशाली बनाता है। इस अधिकार के इस्तेमाल से बड़े बड़े राजनेता और अफसरों की कुर्सी तक हिल जाती है। आरटीआई का यह अधिकार बताता है कि आम नागरिकों के अधिकार से बड़ा कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरटीआई से जुड़ी हुई सभी जानकारियों को बारी बारी से जानेंगे। जैसे आरटीआई क्या है, आरटीआई क्यों लाने की जरूरत पड़ी, आरटीआई के द्वारा आम नागरिकों को कौन कौन सा अधिकार दिया गया और हम ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे आरटीआई दाखिल करें। इन सारे बिंदुओं को हम बारी बारी से देखेंगे, इसीलिए इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरीके का और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं आरटीआई क्या है। आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसे हिंदी में सूचना का अधिकार कहा गया है। यह सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद द्वारा 13 अक्टूबर 2005 को पारित किया गया। इसके पारित करने का मेन उद्देश्य यह था कि नागरिकों और सरकारों के बीच पारदर्शिता को लाया जाए, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाया जाए। इस अधिकार से सरकार की कामकाज को आम नागरिकों तक सही सही पहुंचाया जा सकेगा। आम नागरिक इस अधिनियम की मदद से सरकार से जुड़ी हुई सभी कार्यों के सूचनाओं को, दस्तावेजों को घर बैठे ऑफलाइन या ऑनलाइन की मदद से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह कानून भारत के सभी नागरिकों को यह अधिकार देता है कि सरकार से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी को आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं आरटीआई एक्ट के तहत दी गई अधिकारों को। आप इस एक्ट के तहत सरकार से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और उससे जुड़ी हुई जानकारी को मांग सकते हैं। आप इस एक्ट की मदद से किसी भी सरकारी दस्तावेज की डुप्लीकेट कॉपी को मांग सकते हैं। आप किसी भी सरकारी दस्तावेज की जांच कर सकते हैं। आप इस एक्ट के तहत किसी भी सरकारी कामों का निरीक्षण भी कर सकते हैं। आप इस अधिकार के तहत किसी भी सरकारी कामों के सैंपल की जांच भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम जानेंगे कि आरटीआई के दायरे में कौन कौन सी संस्थाएं आती है। इस अधिनियम के दायरे में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सभी राज्य विधानमंडल के सदस्य, सभी न्यायालयों और निर्वाचन आयोग जैसे संस्था इसके दायरे में आते हैं। इसके दायरे में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। वह सभी गैर सरकारी संगठन जो सरकार के द्वारा नियंत्रण किया जाता है, इस एक्ट के दायरे में आता है। दोस्तों, इस आरटीआई एक्ट में कुछ जानकारियों को इस दायरे में नहीं रखा गया है। जैसे देश के सुरक्षा से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी को आप आरटीआई एक्ट के तहत नहीं मांग सकते हैं, और वैसे किसी भी जानकारी को जिससे किसी के निजता पे हमला होने का डर हो, वो भी जानकारी आरटीआई एक्ट के दायरे से बाहर है। तो इन जानकारियों को आप नहीं मांग सकते हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं आरटीआई सूचना को कैसे प्राप्त करें। सूचना को प्राप्त करने का दो माध्यम है, या तो आप ऑफलाइन प्राप्त कर सकते हैं या ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आपको हम ऑनलाइन आरटीआई सूचना कैसे प्राप्त करें इसके सारे प्रोसेस को बताते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम ऑनलाइन आरटीआई करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल पे को ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट पे आप क्लिक करेंगे। सबमिट रिक्वेस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज ओपन होगा जिस पे आरटीआई से जुड़ा हुआ बहुत सारा रूल रेगुलेशन भी दिया होगा। आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ बताने की कोशिश की गई है। आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है, तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन होगा तो आपको सबसे पहले जिस भी विभाग में आपको आरटीआई दाखिल करना है उसको सिलेक्ट करना होगा। इसमें सभी विभाग जो आरटीआई के अंदर आते हैं वो सारे का लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। आप जिस भी विभाग में आपको ये करना हो उसको आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको हेल्थ रिसर्च को सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। हेल्थ रिसर्च यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च को मैंने सेलेक्ट किया। फिर आपको हेल्थ रिसर्च में भी बहुत सारा डिपार्टमेंट है, उसको सिलेक्ट करना हो तो उसमें से आप किसी को भी जिसको करना हो उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ओके दबाएंगे। ओके दबा देने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, फिर उसी ईमेल को कंफर्म करना होगा। फिर आप अपना नाम डालें, फिर उसके बाद जेंडर
जो भी आपका जेंडर हो वो डालें, फिर आप अपना एड्रेस डालें। एड्रेस डालने के बाद आपको अपना पिन कोड डालना होगा। कंट्री आपका इंडिया ही बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। स्टेट आप जिस भी स्टेट से आते हो उन स्टेट्स में से जिसको चाहे उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा रूरल या अर्बन, आप शहरी क्षेत्र से आते हैं या ग्रामीण क्षेत्र से, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप लिटरेट या इलिटरेट, पढ़े लिखे शिक्षित या अशिक्षित, इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। फिर अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर डालेंगे और ये कंट्री बाय डिफ़ॉल्ट इंडियन ही रहेगा। अब आपको यहाँ पे BPL अगर खाता धारक है तो यस, अगर नहीं है तो नो। अगर यस है तो यहाँ पे अपने BPL का खाता नंबर डालना होगा। इसको डाल देने से ये होगा कि 10 रुपये जो आपको एप्लीकेशन का चार्ज लगेगा वो नहीं लगेगा अगर आप यस डालेंगे तो। अब यहाँ पे आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं यहाँ पे 300 कैरेक्टर में लिखकर पूछ सकते हैं, टाइप करके। अगर आपका 300 से ज़्यादा है तो यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, आप एक एप्लीकेशन पे लिख के और उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अगर 3000 से ज़्यादा अगर आपका वर्ड हुआ तो। उसके बाद आपको यहाँ कैप्चा दिया हुआ है, इसको यहाँ पे ऐड करके मेक ए पेमेंट करना होगा। अगर आप BPL खाता धारक है तो पेमेंट आपका नहीं होगा, डायरेक्ट आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगा और उस रिसिप्ट के माध्यम से आप यहाँ पे फिर से लॉगिन करके अपना स्टेटस देख सकते हैं कि आपके एप्लीकेशन का स्टेटस कहाँ तक गया। व्यू स्टेटस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपने रजिस्टर्ड नंबर को डालेंगे, ईमेल आईडी को डालेंगे, कैप्चे को डालेंगे, सबमिट करेंगे तो आपको आपके स्टेटस आपका बता देगा कि आपका एप्लीकेशन RTI जो दाखिल किए हैं वो कहाँ तक है। तो ये था आपका। तो चलिए अब हम बारी बारी से जानेंगे कि कैसे हम ऑफलाइन के माध्यम से किसी भी सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आवेदन करने वाला भारत का नागरिक होना चाहिए। आप जिस भी संस्था से सूचना प्राप्त करना चाहते हैं उस संस्था के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आप आवेदन लिखने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। आवेदन या तो आप हाथों से लिख सकते हैं या आप कंप्यूटर की मदद से टाइपिंग भी करा सकते हैं। दोनों माध्यम से एप्लीकेशन को आप लिख सकते हैं। अब आप उस आवेदन में राज्य या केंद्रीय लोक सूचना आयोग के अधिकारी को संबोधित करेंगे। अब आप स्पष्ट रूप से उन सभी प्रश्नों को लिखेंगे जिसके बारे में आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं। जब आपका आवेदन लिखा जा चुका हो तो उसके बाद इसे आपको जमा करना होगा। तो जमा करने के लिए इसका कुछ शुल्क देना होगा। अगर आप BPL खाता धारक है तो अपने BPL खाता को दिखाकर आप निःशुल्क इस RTI को दाखिल कर सकते हैं। अगर आप BPL खाता धारक नहीं हैं तो आपको 10 रुपए का शुल्क देना होगा। उस शुल्क को जमा करने के बाद आपको एक रसीद प्राप्त होगा। उस रसीद को आप अपने पास सुरक्षित रखें। अब आपके द्वारा मांगी गई जानकारी को 30 दिनों के अंदर राज्य या केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा देना अनिवार्य हो जाता है। अगर कोई अधिकारी आपके आवेदन को स्वीकार नहीं करता है या 30 दिनों के अंदर सूचना को नहीं देता है तो उस अधिकारी के ऊपर 250 से लेकर 25,000 तक का जुर्माना लग सकता है। आप आवेदन पे अपना नाम पता अवश्य लिखें क्योंकि जब आपको इसका जवाब दिया जाएगा तो उस समय आपका नाम और पता उस पे लिखा होना जरूरी है। उसी पते पे इसका जवाब आप तक पहुंचेगा। अगर आप प्राप्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो 30 दिनों के अंदर आप उसे फिर से वरिष्ठ अधिकारी के सामने पेश कर सकते हैं। अगर आप उससे भी प्राप्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो 60 दिनों के अंदर केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग से फिर अपील कर सकते हैं। दोस्तों ये था ऑफलाइन और ऑनलाइन RTI करने का पूरा प्रोसेस। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो।